बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने काफ़ी दिनों बाद आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज अपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है इसमें वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा टॉपिक अपने पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। दोनों वैसे डेफिनेशंस हैं लेकिन चैप्टर का बेस है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो अब राजस्थान बोर्ड ने सिलेबस कम किया है, रिड्यूस किया है, उसमें ये वाला जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक उन्होंने डिलीट किया हुआ है। तो अब आप ये एक चीज़ सोचो कि जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट को अपने छोड़ कैसे सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है, तो फिर आप चैप्टर आगे कैसे करोगे। तो तभी मैं आपको सारा सिलेबस करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर अपने सिलेबस को, जो आपका कम किया हुआ सिलेबस है, उसका विस्तार से विश्लेषण करें, अपने एनालिसिस करें उसको, तो उसमें से 10% सिलेबस कम हुआ है। सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अपने को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर है वो उन टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है ना, उनके बिना वो वाले टॉपिक हो नहीं पाएंगे। तो तभी मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि जो आपको सिलेबस है वो मैं कंप्लीट ही करवाऊँगा। ठीक है ना, तो आपने भी साथ देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज एक नया चैप्टर, एक नई एनर्जी के साथ प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ये, और ऊपर मैंने लिख रखा है यूनिट सेकंड आपकी है। फर्स्ट यूनिट में अपने 4 चैप्टर थे, और एक यूनिट अपने यूनिट नंबर शायद वो थी आपकी, मुझे नंबर नहीं याद उसका, 14वां और 15वां चैप्टर वो एक ही यूनिट के थे। ठीक है, तो यानी अपने 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, आज तीसरी यूनिट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे यूनिट नंबर 2 है, टोटल 5 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। इसमें चैप्टर 5 और 6 दोनों आते हैं आपके। अब ये 2+3 या 3+2 जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 5वें चैप्टर में से आ जाता है और 3 का छठे में से, या 3 नंबर का इसमें 5वें चैप्टर में से आता है और 2 नंबर का आपका छठे चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। और जो ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना बच्चों, ये आपका इस टाइप से आता है 2+1 के रूप में, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाएगा और एक आपका 1 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला चैप्टर करना है। तो पहला जो इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपके सिलेबस में डिलीट किया हुआ है, वो अपने पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बिना चैप्टर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसकी आपको बता रहा हूँ जनरल डेफिनेशन। ठीक है, आप क्या करना, एक चीज़ और आपको बता दूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, बुक की जो इंट्रोडक्शन होती है उसको आप पढ़ लिया करो। हालांकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो बेस बनाने में थोड़ी अपने लिए हेल्पफुल रहती है। ठीक है ना, तो उसको एक बार देख लेना आप, बुक की जो इंट्रोडक्शन होती है, और बुक से आप चैप्टर जरूर पढ़ना ये वाला। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको जनरल डेफिनेशन इसकी। ये जनरल डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की। जनरल डेफिनेशन वो वाली डेफिनेशन है जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखी है, 9वीं 10वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। ठीक है, बड़ी क्लासों में डेफिनेशन ये चेंज हो जाती है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। और ये अपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास तक, I = Q/T। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला है। और या इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी 1 सेकंड में जो क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, उस चार्ज फ्लो की अमाउंट को अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। 10th क्लास तक की ये डेफिनेशन पढ़ी थी। अब आप थोड़ी सी बड़े लेवल पर आ गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, तो आप अपनी 10th क्लास वाली डेफिनेशन यहाँ पे नहीं चलाएंगे। ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, मैंने स्टार्टिंग वहाँ से की है, बिल्कुल बेस से आपके। अब देखो आपने जैसे छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि फोर्स की डेफिनेशन अगर मैं आपको कहूँ, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर अपने किसी कोई भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करें, उसको अपने फोर्स बोल देते हैं। छोटी क्लासों में ये पढ़ा था, लेकिन जब आप 11th क्लास में आए तो 11th क्लास में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी फोर्स की, कि क्या होता है फोर्स, कि एक ऐसा यानी कि फैक्टर होता है जिसके कारण क्या हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है। पोजीशन में चेंज होना जिस रीजन से होता है, वो अपने उसको, उस फैक्टर को अपने क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं, और m×a की फॉर्म में इसको अपने डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही तरीके से जो अपनी थोड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन है, वो डिटेल्ड डेफिनेशन अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो डिटेल्ड डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे जो मेन डेफिनेशन है, ये आपकी बुक वाली डेफिनेशन है कि द नेट चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या है कि जो नेट, एक तो इसमें आ रहा है वर्ड नेट चार्ज।
ठीक है, कि नेट चार्ज फ्लो हो रहा है फ्लोइंग पर सेकंड, एक सेकंड में नेट चार्ज की वो अमाउंट जो कि क्या हो, एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो, यानी कोई भी आपका एरिया हो उसमें से फ्लो हो। अब आप एरिया का क्या मतलब समझोगे भी, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट अपने जो डेली लाइफ में है वो वायर्स में ही फ्लो होता है। ठीक है, तो अपने वायर्स लेते हैं, ऐसे ये एक वायर ली हुई है, मैंने थोड़ी बड़ी करके दिखा दी, गोल होती है ना। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि अब देखो, ये जैसे ये पेन ले रखा है मैंने, ठीक है ना, एक ये ब्लैक कलर का पेन है। तो अगर इस पेन की मैं बात करूं तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पेन का क्या होगा कि अगर आप इस पेन को ऐसे देखो, मैं कैमरे के नज़दीक दिखा देता हूँ ऐसे, तो ये इसके सामने का पार्ट है जो, ठीक है, कि अगर आप इसको ऐसे देखोगे सामने का जो पार्ट आपको दिख रहा है अब, तो ये आप कहोगे कि सर ये तो क्या है, एक सर्कल है, सर्कुलर एरिया है। ठीक है, तो इसको ही अपने क्या बोल देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको आप क्या करोगे, चाहे यहां से काट दो, यहां से काट दो, यहां से काट दो, आपको ऐसा ही एरिया हर जगह मिलेगा। ठीक है, यानी इसका यूनिफॉर्म एरिया है। तो इस एरिया को अपने क्या बोल देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आपको पता है जो वायर्स अपने काम में लेते हैं वो वायर्स भी बिल्कुल ऐसी इसी तरीके की होती हैं। ठीक है, वायर्स को अगर अपने काटे तो सामने से अगर आप उसको देखोगे तो सामने से देखने पर आपको वायर ऐसे, अगर मान लो आपने ऐसे वायर ले रखी है, उसको काट के और इधर से देखो आप ऐसे उसको, ठीक है, तो जो आपको सामने का पार्ट दिखाई देगा वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, यानी ये जो वायर का एरिया है, इसमें से जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है एक सेकंड में, जितना नेट चार्ज फ्लो होता है। अभी नेट चार्ज का मतलब भी समझेंगे भी क्या होता है। तो आप एक बार इतना याद रखो कि कोई भी अगर आपके पास वायर है या कंडक्टर है या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी का भी, उसमें से एक सेकंड में जो नेट चार्ज फ्लो होता है उस फ्लो की अमाउंट को ही अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। समझ आ गई डेफिनेशन इसकी। अब नेक्स्ट क्या है कि देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच आर जनरली यूज्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की दो वैल्यूज होती हैं जिसको अपने जनरली यूज करते हैं। एक पहले नंबर पर होता है एवरेज करंट और दूसरे नंबर पर होता है इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे आपने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें पढ़ा होगा, जब अपने वेलोसिटी की बात की थी तो एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से एसेलेरेशन पढ़ा तो एवरेज एसेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, दो टाइप का होता है बच्चों। तो क्या है पहला, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट के बारे में क्या करेंगे अपने कि एवरेज करंट इज द डिफाइन एज द रेशो ऑफ टोटल चार्ज एंड टोटल टाइम, यानी कि टोटल आपको बोल दिया जैसे कि 5 मिनट में 10 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो तब आप जो करंट की वैल्यू निकालोगे भी आपको क्या कह दिया कि 5 सेकंड में कितना हो रहा है, 10 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे कि ऊपर तो टोटल चार्ज लिख दोगे और नीचे टोटल टाइम लिख दोगे। तो जब आप करंट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आप कह दोगे 2 आएगी सर। तो 2 यहाँ पे क्या आएगी, करंट की एवरेज वैल्यू आएगी, मतलब ऊपर टोटल टाइम या अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, और सॉरी ऊपर टोटल चार्ज और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, समझ आया। और अब आपके सामने जो ये वाली चीज लिखी हुई है कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसका क्या मतलब है, क्यू अपॉन टी भी होता है और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी होता है। ये होता है कि किसी टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी टाइम इंटरवल में जो चार्ज की अमाउंट फ्लो हुई है। ठीक है, कि अगर आपको मैं यहाँ पे कह दूं भी 5 सेकंड में तो किसी सर्किट में 5 सेकंड में तो जो करंट फ्लो हुआ था वो 10 कूलम का हुआ था, और 10 सेकंड बाद जो ये करंट है वो कितना हो जाएगा, आपको कह दिया मैंने 30 कूलम हो जाएगा। तो अब आपको कह दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करो, तो आप नीचे तो निकालोगे टाइम का डिफरेंस, वो तो आपके पास आ जाएगा 5 सेकंड का, और ऊपर आप निकालोगे चार्ज का डिफरेंस, ये आ जाएगा 20 कूलम का, और 20/5 कर दोगे तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, जो आपके पास चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज और चेंज इन टाइम या टाइम पीरियड, किसी फिक्स टाइम पीरियड में कितना जो आपका चार्ज फ्लो होता है, उन दोनों का रेशो को भी अपने क्या बोल देते हैं, एवरेज करंट। तो Q अपॉन टी और डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी दोनों के बारे में आपको पता लग गया होगा भी किस तरीके से इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू इधर कैन बी रिमेन कांस्टेंट और कैन बी चेंज। यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है और क्या हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है, वो कोई इस चीज़ पर फर्क नहीं पड़ता है।
अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है इंस्टेंटेनियस करंट। इसका तो मतलब समझ आ गया भी डेल्टा क्यू की वैल्यू ऐसे नहीं भी हर एक टाइम इंटरवल के लिए, अगर आप मान लो कि किसी सर्किट के लिए, चलो आपको ये बता देता हूँ कि सर्किट के लिए टाइम पीरियड तो आप ले रहे हो 5 सेकंड। अब मान लो पहले 5 सेकंड में तो 20 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, अब नेक्स्ट 5 सेकंड का टाइम ले रहे हो तो जरूरी नहीं है अभी उस सर्किट में जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो 20 रहेगी, 30 भी हो सकती है, करंट की अमाउंट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो वो इस चीज़ पर क्या है कि डेल्टा क्यू है जो वो आपका टाइम के साथ कांस्टेंट भी रह सकता है, हाँ हो सकता है ये 20 ही रहे लेकिन चेंज भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है अपने को कि इंस्टेंट, इंस्टेंट होता है मतलब किसी टाइम, फिक्स टाइम पे, किसी इंस्टेंट मतलब किसी क्षण पे, अगर अपनी हिंदी में बोले इसको। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए पर्टिकुलर टाइम टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि जो अपनी इलेक्ट्रिक करंट है उसकी किसी टी टाइम पे जो वैल्यू है, किसी फिक्स टाइम पे भी, आप घड़ी से मान लो आपने किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाया। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दूं, मैं याद आ गई मेरे, ठीक है ना, फिर मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। क्या कि जो अपने इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें अपने करंट फ्लो करवाने के लिए क्या चीज़ काम में लेते हैं, बैटरी काम में लेते हैं। बैटरी के कारण क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर नंबर सेकंड में भी, थर्ड में भी ये चीज़ बताई थी कि बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, कि एक हाई पोटेंशियल पे हो जाता है, एक एंड लो पोटेंशियल पे हो जाता है, और चार्ज क्या होते हैं फिर उसी हिसाब से मूव होते हैं। ठीक है ना। तो चार्ज जब मूव होते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो अपने घरों में लाइट आती है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपने जनरेट करने के लिए दो वायर्स काम में लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रखा है कि दो वायर अपने घरों में करंट फ्लो के लिए आती है, एक 220 वोल्टेज पर होती है और एक 0 वोल्ट पर होती है, जो कि जो आपका पावर स्टेशन होता है जहाँ से बिजली, घर से बिजली आती है, वहाँ पे ज़मीन में दबाया हुआ होता है उस तार को। तो वो तार एक न्यूट्रल वायर आती है, उसमें कोई करंट नहीं होता है, करंट एक वायर में आता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के लिए क्या होता है, करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना चाहिए, तब नहीं तो एक तो वायर से कभी फ्लो नहीं होता। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो अपने घरों में काम लेते हैं वो तो चलो वायर्स के थ्रू आ जाता है, लेकिन जब अपने किसी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, लैब में अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ पे करंट फ्लो के लिए अपने बैटरी काम में लेते हैं। ठीक है ना। बैटरी या प्रैक्टिकल लैब में, या बैटरी का मतलब सेल भी होता है, जो आप घरों में सेल होते हैं अपने, वो भी एक तरह का बैटरी का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो बैटरी काम में लेते हैं। तो अब आपने मान लो कि किस सर्किट में आपने करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया, अब वो करंट फ्लो करवाना आपने स्टार्ट किया, तो तब क्या हुआ कि मान लो आपके पास, आपको ये कह दें भी आपने 7:10 पर करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया था। अब आपसे आगे कोई कह दे कि मुझे तो 7:12 और 25 सेकंड, भाई इस फिक्स टाइम पे करंट की वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से फिक्स टाइम पे करंट की वैल्यू निकालने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट का यूज करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको क्या हो जाएगी, dq/dt, यानी कि क्या करना पड़ेगा, चार्ज का आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, अगर पूछा गया तो न्यूमेरिकल इसमें इस तरीके से आएंगे कि आपको क्या दे रखा होगा बच्चों, क्यू की एक इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे मान लो दे दिया t² + 2t, ऐसे करके t की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होगी, और आपको क्या कहेंगे कि t = 3 सेकंड पे इस सर्किट में करंट की वैल्यू ज्ञात करो। भाई मुझे तो फिक्स 3 सेकंड पे जो करंट की वैल्यू थी वो निकालो। तो तब आप करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जो आ जाएगा 2t + 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने पर ये आ जाएगा। अब इसमें t = यहाँ पे क्या रख दोगे, 3 रख दोगे, तो 2 × 3 6 + 2, यानी क्या आ जाएगा 8 एम्पियर, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी करंट की। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, मतलब अपने को इसमें इक्वेशन होनी जरूरी है, इक्वेशन रिक्वायर्ड है इसमें, फिर ही आप किसी फिक्स टाइम पे क्या कर सकते हो, करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ये इसमें कंडीशन है। ठीक है ना। तो आपको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट चीज है, जो ऊपर एक वर्ड आ रहा था, अब उसका मतलब समझते हैं अपने, उसका मतलब समझते हैं क्या वर्ड था। वर्ड था यहाँ पे नेट चार्ज। भाई ये नेट चार्ज क्या है, ऊपर जब छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था, बस चेंज यहीं पे आएगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो,
इसमें तो अपने कहा था कि चार्ज फ्लो को अपने इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नेट चार्ज के फ्लो को अपने इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बस फर्क यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड। भी नेट फ्लो चार्ज का रिक्वायर अपने को होना जरूरी है। अब नेट 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 वर्ड तो यूज कर रहे हैं, अब वो है क्या चीज वो देखो कि देखो दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं अपने, ठीक है ना। दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझने हैं बच्चों। देखो क्या एग्जाम्पल है कि इफ सम न्यूट्रल एटम्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनी सरफेस या एरिया देन द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज फ्लो इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो जीरो। क्या है कि अगर आपके पास मान लो कि यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। अब इसमें क्या है, कुछ न्यूट्रल एटम्स आपके फ्लो हो रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। मान लो हीलियम के एटम है, या आपके पास क्या है कोई भी, अगर और आप इसमें एलिमेंट ले लो या कुछ भी ले लो आप, वो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आपको दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ थोड़ा सा। देखो ये एक वायर है और इस वायर में कुछ एटम्स फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एटम्स, आयंस नहीं है, एटम्स हैं। पूरा एटम का एटम फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, आपको पता है कि जो आपका एटम होता है, एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अब आपको पता है चार्ज तो इसमें दोनों ही है, भी एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, और एटम आपका फ्लो भी हो रहा है। तो एटम फ्लो हो रहा है तो साथ में चार्ज भी तो फ्लो हो रहा है, क्योंकि एटम बना ही किससे है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से। तो अब दोनों, अगर मान लो आपका एटम फ्लो हुआ तो साथ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या हुए, फ्लो हुए। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, चार्ज फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए। 10वीं क्लास की डेफिनेशन के अनुसार, जो 10th क्लास तक पढ़ी थी आपने, भी चार्ज फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। लेकिन अपनी फिजिक्स यहाँ पे बोलती है कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जीरो होगा। अब कारण क्या उसका जीरो होने का, कि जो नेट शब्द आ रहा है यहाँ पे, नेट वर्ड आ रहा है। अब इसने क्या कहा है कि ये एक न्यूट्रल एटम्स इसमें फ्लो हो रहे हैं। न्यूट्रल एटम्स फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, और दोनों का सम यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो जब चार्ज, नेट चार्ज इसमें, यानी दोनों चार्जेस का सम ही जीरो है, क्यू की वैल्यू जीरो है, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला से करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जब ये क्यू ही जीरो आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो नेट चार्ज से इतना फर्क पड़ गया, ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन है, अगर उसको आप यहाँ पे यूज करते हो ना 10th क्लास वाली को, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। यहाँ अपने को थोड़ी बड़े लेवल की डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है। तो नेट चार्ज पता लग गया। अब एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। नेट चार्ज, चलो एक तो न्यूट्रल एटम। अब आप में से अगर कई स्टूडेंट ये सोचें कि सर इसमें अगर आयन्स फ्लो हो रहे हो, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, हाँ फिर इसमें करंट फ्लो होगा, फिर इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि आयन पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। लेकिन एटम पे क्या होगा, टोटल चार्ज जीरो होगा अगर वो न्यूट्रल एटम है। तो अगर आयन आपके पास पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स के कारण करंट फ्लो जरूर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि इफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, देन देयर विल वैल्यू ऑफ नेट चार्ज इज जीरो, सो करंट विल आल्सो जीरो। अब इसको समझो क्या है ये चीज़ है कि अगर मान लो आपके पास एक वायर है, बिल्कुल वही तरीका वायर का, और यहाँ पे आपके पास क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इधर जा रहे हैं। मान लो आपने क्या कह दिया यहाँ पे कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ब्लू कलर में, ठीक है ना। और अब देखो कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इस साइड में फ्लो हो रहे हैं, बिल्कुल इससे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ क्या हो रहे हैं, इधर फ्लो हो रहे हैं, और ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है, समझ आया। तो इधर भी कितने गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी कितने आए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो होने को तो यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है ना, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इधर भी चार्ज फ्लो हो रहा है और इधर भी चार्ज फ्लो हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपकी जो छोटी क्लास वाली है, भी चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा होगा। लेकिन नेट फ्लो, नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं,
तो दोनों की डायरेक्शन जब ऑपोजिट है तो दोनों पे नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना चार्ज इधर गया उतना चार्ज इधर गया। बस वही चीज़ है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूँ और 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो आप बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स तो 0 ही लिखेंगे अपने, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इसमें नेट जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का वो 0 हो जाएगा जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी करंट क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल था, कंपटीशन लेवल में कई बार इससे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि करंट फ्लो कब होगा आपके पास, तो तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब कई चीज़ें देखो बुक में भी दे रखी है, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ नोट्स में इंक्लूड मैं नहीं कर सकता था, तब नोट्स बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाते, फिर नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या रहता, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो ये बुक में मैंने छोड़ी हुई हैं, नोट्स में नहीं लिखी हुई, ये चीज़ें आपके एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आ सकती हैं, बोर्ड में कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखो क्या है कि इन कंडक्टर्स करंट फ्लो इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में होता है। सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन में, और डिस्चार्जिंग ट्यूब में क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये चार आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस में करंट किस किस के कारण फ्लो होता है। आपको पता होता है चार्ज के कारण ही है। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। आपको पता है कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप ये सेमीकंडक्टर के बारे में भी आगे पढ़ोगे, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये आपने सेल वगैरह वाला चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री में आएगा उसमें देखना आप, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्लो करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो सेल वगैरह आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट था एक, इसको मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करने लग गया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत डिटेल में नोट्स बना रखे हैं। हाँ, एक चीज़ नोट से रिलेटेड और बता दूं मैं अब, जो आप में से कई स्टूडेंट सोचेंगे कि देखो मेरे नोट्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होते हैं, ठीक है ना, ये मुझे भी पता है कि लेंथी होते हैं। अब आप इसमें से क्या करो, जैसे मान लो कि पेपर में आपका आया ना अगर कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, या आ जाएगा इसकी यूनिट और डायमेंशन लिखो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद यूनिट डायमेंशन, बस इतना ही आएगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसमें ऐड की हुई हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये आपका बेस है। यहाँ से करंट फ्लो करने लगोगे, बीएससी अगर एमएससी तक जाते हो करंट फ्लो होता ही रहेगा ये वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या है इसकी, तो यूनिट देखो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से अगर अपने निकाले तो कूलम पर सेकेंड, और इसको आगे एक नई यूनिट का नाम दे देते हैं और वो होती है एम्पियर, और ए इसका क्या होता है, सिंबल होता है, एम्पियर इसकी यूनिट है, एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पर रखा हुआ है। और एक चीज़ आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा हुआ हो क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो उसमें अपने फर्स्ट चैप्टर था 11th क्लास का, उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी आपकी इलेक्ट्रिक करंट थी, ठीक है। सो एम्पियर इज ऑल्सो ए फंडामेंटल यूनिट, एम्पियर भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। 7 क्वांटिटीज उसमें क्या था, लेंथ था, मास था, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ठीक है। ये सारी उसमें क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। तो उसी में ही इलेक्ट्रिक करंट आपके पास आ जाता है, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ए इसका सिंबल है, और ज़्यादातर अपने इसको मैं तो क्या करता हूँ, AMP से इसको शो कर देता हूँ, ठीक है ना, AMP से। आपकी बुक में तो ए ही लिखा होगा, ए सही सिंबल है, लेकिन AMP भी चलो चलता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने मेंशन किया कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये। लेकिन अब आप में से सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि सर इलेक्ट्रिक करंट की तो डायरेक्शन होती है, तो फिर आप स्केलर क्वांटिटी कैसे बोल रहे हो, तो यही तो खेल है बच्चों सारा, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट्स डायरेक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड। लेकिन अपने क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं। हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अभी बताऊंगा, अभी ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन लेते क्यों आपने, तो लेने का रीज़न ये है कि जो आपकी ये क्वांटिटी है
ये पुराने टाइम से कन्वेंशनल जब जब से इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया है तभी से ही कन्वेंशनल मेथड से इसकी डायरेक्शन को माना जाता है और वही तरीका लगाया जाता है। जैसे मान लो कि अपने जो रीति रिवाज हैं उसमें आप किंतु परंतु नहीं कर सकते, ठीक है ना, भी ये है तो ऐसा ही क्यों है, जो वो आपको मानने ही पड़ते हैं वो वाली चीज़ें, उसमें आप क्यों नहीं कर सकते भी ये ऐसा ही क्यों है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपने ऐसे ही मानते हैं स्टार्टिंग से ही, इसका कोई रीज़न नहीं है स्पेसिफिक। जैसे आपको मान लो मैंने चार्ज के बारे में बताया था, भी चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज को देखा है किसी ने नहीं देखा, ठीक है ना। चार्ज देखने वाली चीज़ नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी ने कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसा मान लो इंस्ट्रूमेंट बनाया हो जो पहचान कर सके कि ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। अपने मानते हैं स्टार्टिंग से एक चीज़ चल पड़ी कि जो बेंजामिन ने चार्ज दिया था उसका उसने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रख दिया, बस तब से नाम वैसे ही चला आ रहा है। लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको पॉजिटिव को अलग कर दे, नेगेटिव को अलग कर दे, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो वैसा ही चीज़ यहाँ पे है कि जो ये मानी हुई चीज़ है और इस मानी हुई चीज़ को अपने गलत नहीं ठहरा सकते। अब आप कहोगे कि ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा दिखाओ या हो रहा है। आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को वैसे देख भी सकते हो, जो आपका वोल्ट मीटर एमीटर होते हैं उसकी हेल्प से देखोगे भी आप इसको वैसे तो। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर ऐसा क्यों लेते हैं अपने, तो वो क्यों करा इस यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। वो एक मानी हुई चीज़ है, जब से स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक करंट तब से मानते आ रहे हैं। अब जैसे मान लो कि जो आप कह दो कि सर हम तो नहीं मानते, हम तो आंखों से देखी हुई चीज़ ही मानते हैं। तो अब मैं आपको कहूँ कि अगर आपको कह दूँ भी स्मेल आ रही है बहुत बढ़िया, जो जैसे मान लो गुलाब का फूल है उसमें से स्मेल आती है, तो मैं कहूँगा कि मुझे तो स्मेल दिखाओ कहाँ पे आती है, तो आप कहोगे कि नहीं सर ये तो सूंघना होता है, सूंघी जाती है स्मेल, देखी नहीं जाती, महसूस कर सकते हैं उसको आपने, ठीक है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को महसूस किया जा सकता है तार को पकड़ के ठीक है ना, तार को पकड़ के, लेकिन आपने करना नहीं है। हाँ, वोल्ट मीटर एमीटर के थ्रू अपने उसको देख सकते हैं वैसे। और बाकी एक चीज़ और, जैसे मान लो हवा है, हवा को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है ना, महसूस कर सकते हो। तो वैसे ही ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को अपने माननी हुई चीज़ है, आप इसमें क्यों नहीं कर सकते कि क्यों है ऐसा और इसकी डायरेक्शन क्यों लेते हैं ऐसे, उसमें कोई क्यों का आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज्यूम्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो क्या करी जाती है, एज्यूम करते हैं अपने, ये वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना आप, एज्यूम है, मानी जाती है कि जो क्या है पॉजिटिव चार्ज है उसकी तो डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। कि अगर आपको मान लो ऐसे कोई कंडक्टर दे दें, मान लो वायर दे दें, और इसमें आपको कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज है जो आपका वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताओ, तो आप ये वाली डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक करंट की बता दोगे। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज आपका कह दें इस साइड फ्लो हो रहा है, तब भी आप कहोगे कि सर करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, नेगेटिव के अपोजिट और पॉजिटिव की डायरेक्शन में, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, उसका सबसे बड़ा रीजन है ये वाला जो अपने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब वेक्टर्स को जैसे अपने सम करते हैं वैसे ये उस सम को फॉलो नहीं करता, ठीक है। कैसे कि अगर मान लो यहाँ पे दो करंट आ रहे हैं I1 और I2, और ये करंट यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलके और एक ही करंट बन रहा है इनका इलेक्ट्रिक करंट, और उसको अपने I नाम दे दिया। तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसको तो बोल देते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या बोल देते हैं फिजिक्स में, जहाँ पे जोड़ लगा होता है, जॉइंट होता है, जहाँ पे अगर दो तारों को आप ऐसे जोड़ दोगे ना उसको जंक्शन बोलोगे आप, ठीक है ना। तो जहाँ पे दो तारें जुड़ी हुई हैं इसको अपने बोल देते हैं, दो वायर्स के जुड़ने के पॉइंट को जंक्शन पॉइंट। तो इस जंक्शन पॉइंट पर मिलके ये वाला आई करंट फ्लो होने लग जाता है। तो अब यहाँ पे अगर अपने आई की वैल्यू देखें तो आई की वैल्यू आपके पास I1 प्लस I2 के डायरेक्ट सम के इक्वल आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना, डायरेक्ट सम के इक्वल आएगी। और अगर मान लो कि ये वाला ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है ये एक क्या होता वेक्टर क्वांटिटी होती, तो आपको पता है कि आई की जो वैल्यू होनी थी वो आपके पास क्या आनी थी, वेक्टर सम के लॉ के अकॉर्डिंग I1 स्क्वेयर प्लस I2 स्क्वेयर, और प्लस में क्या आ जाता है यहाँ पे 2I1 I2 कोस थीटा, क्या 2I1 I2 और साथ में क्या आ जाता कोस
थीटा यहाँ पे आ जाता बच्चों, ठीक है, ये आ जाता। लेकिन ये जो है वेक्टर सम के लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब डायरेक्टली सी बात यह है कि इस थीटा पर डिपेंड नहीं करता है जो आई की वैल्यू है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि हेयर वैल्यू ऑफ आई डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ वायर्स, इट मीन्स एंगल थीटा। कि अगर आप इन वायर्स को ऐसे भी रख दोगे ना, मान लो पहली वायर आपकी यहाँ पे रखी हुई है और दूसरी वायर आपने क्या कर दी, यहाँ नीचे ऐसे रख दी, और यहाँ फिर ये I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देखो एंगल चेंज हो गया। तो एंगल चेंज होने से अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो आई की वैल्यू भी चेंज हो जाती, लेकिन आई की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और डायरेक्ट सम के इक्वल आता है, तो डायरेक्ट सम स्केलर क्वांटिटीज का होता है, वेक्टर का नहीं होता है, वेक्टर का वेक्टर सम होता है। तो इस कारण ये क्या है जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि दिस डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लॉ को ये फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता उसे, ठीक है ना। तो ये आपका था करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो मैंने चीज़ बताई थी आपको। अब नेक्स्ट जो इसमें क्वांटिटी आती है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो है करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ये क्या चीज़ है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। मतलब क्या है कि जो आपका मान लो ये वायर ही है आपकी, दोबारा से मैंने पहले ले लिया वायर ही है, तो इस वायर का ये वाला मान लिया आपने टोटल जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो इस वायर का वो एस है, और टोटल इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में से। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये जो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको अपने जे से शो कर देंगे और इस जे को अपने क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। मतलब यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, यहाँ पर जो आपके पास करंट डेंसिटी बोल देते हैं। समझ आया भाई, किसी भी वायर के या किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो उसको करंट डेंसिटी बोल देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने कि इफ़ आई करंट पासिस थ्रू फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया एस, देन करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या है, आई अपॉन एस है, क्या है, आई अपॉन एस है, ठीक है। और करंट डेंसिटी के भी बिल्कुल दो टाइप होते हैं, जैसे आपके करंट के दो टाइप थे बिल्कुल वैसे ही करंट डेंसिटी के दो टाइप हैं। कि पहले जे एवरेज है कि अगर डेल्टा आई करंट डेल्टा एस एरिया से या एस एरिया से आई करंट फ्लो होता है तो आई अपॉन एस या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपके पास, एवरेज करंट डेंसिटी, ठीक है। चेंज इन करंट अपॉन में चेंज इन एरिया, यानी डेल्टा एस का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपका टोटल एरिया इतना है तो इसका बहुत छोटा सा पार्ट आपने डेल्टा एस ले लिया, और इस डेल्टा एस में से आपने करंट कितना मान लिया, डेल्टा आई फ्लो हो रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिवाइड करने पर एवरेज करंट डेंसिटी आ जाएगी। और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, डी आई अपॉन डी एस, मतलब एरिया के रिस्पेक्ट जो आपके पास करंट का डिफरेंशिएशन क्या देगा, करंट डेंसिटी की वैल्यू देगा, और वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी एट ए टाइम टी। अब आपको यहाँ पे अगर मान लो कि क्वेश्चन अगर कहें कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको आई की वैल्यू एस की फॉर्म में दी होगी, एस स्क्वायर प्लस 2t 2s प्लस में क्या आ जाएगा, जैसे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से दी हुई होगी, इसका आपको डिफरेंशिएशन करके और जितने एरिया में आपको करंट की वैल्यू कह दें वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ध्यान रखने वाली है और जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्वांटिटी एरिया वेक्टर विच इज़ वेक्टर, यानी कि एरिया को अपने क्या करते हैं फिजिक्स में वेक्टर मानते हैं। आप इसको पढ़ चुके हो पहले भी, पिछले चैप्टर में मैंने पिछले से पिछले चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किया था कि एरिया वेक्टर होता है एक, ठीक है ना। एरिया वेक्टर होता है और इसकी डायरेक्शन अपने क्या लेते हैं, कोई भी प्लेन है अगर जिसका एरिया एस है तो इस पे एस वेक्टर अपने एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है एस वेक्टर की। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अब देखो करंट डेंसिटी में आपके पास एरिया आ गया और ये एरिया अपने फिजिक्स में क्या एज्यूम करते हैं, एक वेक्टर एज्यूम करते हैं। एरिया क्या करते हैं, वेक्टर की तरह एज्यूम करते हैं। तो जब स्केलर को वेक्टर से आप डिवाइड कर रही हो तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये डिपेंड आपकी करेगी वेक्टर पे। तो मतलब एरिया जो हो जाएगा, एरिया वेक्टर होने की वजह से जो आपकी करंट डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन चेंज करने से करंट डेंसिटी चेंज हो जाती है।
अब होती कैसे है वो भी अपने पढ़ेंगे। उससे पहले आपको करंट डेंसिटी की यूनिट और डायमेंशन बता दूं मैं। तो करंट डेंसिटी आई अपॉन एस होता है, आई अपॉन एरिया होता है, आई की एम्पियर और इसकी मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन एम्पियर की मैं आपको बताना ऊपर भूल गया था, एम्पियर को A1 से शो करेंगे अपने। और डायमेंशन इसकी L2, तो L-2 A1 इसकी क्या आ जाएगी यूनिट, या M0 L-2 T0 A1 भी आप लिख सकते हो, वो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो जो ऊपर आपने ये अभी करंट डेंसिटी के फॉर्मूले पढ़े हैं, वो आपके करंट डेंसिटी के फॉर्मूले किस पर बेस्ड हैं? वो आपके तब करंट डेंसिटी का वो वाले फॉर्मूले लगा सकते हो आप जब आपका क्या हो, जो ये वाला एरिया वेक्टर है और ये आपका जे वेक्टर है, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में हो। या आप ऐसे कह सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एक चीज़ और समझो आप, कि अगर मान लो आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। उससे पहले एक चीज़ और, ठीक है ना, फिर भूलना जाऊँ, कि जो आप इसकी डायरेक्शन लेते हो, जे वेक्टर की जो डायरेक्शन लेते हो वो आई की डायरेक्शन में ही लेते हो, ठीक है ना। जिस साइड आप आई मान रहे हो उसी साइड आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। कि अगर मान लो किसी वायर में आपका इस साइड करंट फ्लो हो रहा है तो यही आप क्या लोगे, जे की डायरेक्शन लोगे। बस फर्क ये है कि आई स्केलर है और जे वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास कोई ये वाला एरिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे आई करंट आपका फ्लो हो रहा है और जे वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, और इसमें आपने एक प्लेन पुट कर रखा है, एक एरिया पुट कर रखा है। एरिया उसको प्लेन से शो करते हैं, भी ये वाला एरिया पुट आपने यहाँ रख रखा है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। और आपको पता है कि ये एरिया वेक्टर है तो इसी की डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। ऊपर डायग्राम में देखो आप, हो रहा है ना फ्लो। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, दो यहाँ पे चीजें बोलूंगा मैं, दोनों है सेम ही, लैंग्वेज डिफरेंट है। क्या कि यहाँ ये वाला जो फॉर्मूला है आपका जे का आई बटा एस, जे का जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है आई बटा एस, ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपका क्या हो, कि जो एरिया है वो एरिया जो आपके करंट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो। क्या, जो आपका एरिया है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो। या आप एक चीज ये बोल सकते हो कि जो आपका एरिया वेक्टर है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन में हो। एरिया तो क्या हो, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया वेक्टर क्या हो, करंट फ्लो की डायरेक्शन में या पैरेलल हो। अब ये कैसे हुआ, कैसे आपको समझ आया भी, ये तो करंट फ्लो की डायरेक्शन है इधर वाली, और ये आपका एरिया पड़ा हुआ है। तो करंट फ्लो की डायरेक्शन और आपका एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। लेकिन अगर इसी एरिया का मैं एरिया वेक्टर लूं तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, करंट फ्लो की डायरेक्शन में। तो एरिया और जो आपका करंट फ्लो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या आप कह सकते हो कि एरिया वेक्टर और करंट फ्लो की डायरेक्शन सेम है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। एरिया और एरिया वेक्टर दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गई होगी ये चीज। अब अगर ये तो चलो कंडीशन आपने मान ली भी करंट फ्लो की डायरेक्शन में हो तब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर ना हो, अगर आपका जो एरिया है वैसे रखा हुआ हो किसी एंगल थीटा पे, ये वाली करंट फ्लो की डायरेक्शन है, इससे एंगल थीटा बन रहा है इसका, तो ऐसे रखा हुआ हो तो तब क्या करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए अभी अपने फॉर्मूला निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में ये वाला आपका टेढ़ा पड़ा हुआ एरिया है, कुछ एरिया एस है, डेल्टा एस एरिया आपका, और ये इसका क्या है, एरिया वेक्टर है। क्योंकि देखो अगर एरिया ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर साथ साथ ही घूमेगा। अगर ऐसे है, अगर ये टेढ़ा है तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा। तो ये डेल्टा एस है और ये आपकी जे वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब ये वाली। तो अब आपने यहाँ पे करंट डेंसिटी निकालनी हो तब क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन में करंट डेंसिटी निकालने के लिए, कि इस डेल्टा एस का अपने वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो क्या हो, करंट की डायरेक्शन में हो। डेल्टा एस वेक्टर का यानी एरिया वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो इसके क्या हो, करंट की डायरेक्शन में हो, मतलब डेल्टा एस कोस थीटा यहाँ पे लेंगे। तो इन दिस कंडीशन वी टेक, ऊपर जो टॉपिक का नाम है वो भी पढ़ लो, इफ एरिया डेल्टा एस मेक्स एन एंगल थीटा विद करंट फ्लो, तो इन दिस कंडीशन वी टेक द कंपोनेंट ऑफ डेल्टा एस वेक्टर, डेल्टा एस वेक्टर लिखा है मैंने यहाँ पे,
विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर। तो जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा एस कोस थीटा हो जाएगी। या अगर डेल्टा आई की वैल्यू निकालूं तो जे डेल्टा एस कोस थीटा आ गया यहाँ पे, या जे डेल्टा एस कोस थीटा ए बी कोस थीटा बन गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ अपने पास फॉर्मूला आ गया कि जो क्या है अपना करंट है वो क्या होता है कि जो करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी एक चीज़ अपने को प्रूव दोबारा हो जाती है कि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट से कैसी क्वांटिटी मिलती है अपने को, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। समझ आया इतनी चीज। अब अगर डेल्टा एस अपने बहुत ही स्मॉल ले लें तो डेल्टा आई को डी आई लिख सकते हैं और डेल्टा एस को डी एस। ये आपने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा। तो डी आई इज इक्वल टू जे डी एस यानी स्मॉल एरिया के लिए। और अगर कंप्लीट एस एरिया के लिए आपको क्या करना हो, निकालना हो करंट फ्लो, तो क्या करेंगे एस एरिया के लिए इस डी आई का इंटीग्रेशन यानी जे डी एस। इससे भी आप क्या कर सकते हो, आई को फाइंड कर सकते हो। और नीचे मैंने नोट लिखा है डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो की डायरेक्शन में ही अपने जे वेक्टर की डायरेक्शन को लेते हैं। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आपने से इसमें मेन चीज़ें बस ध्यान में रखनी है, इसकी डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन और डायरेक्शन कैसे लेते हैं। तो मैं तो क्या है कि आपका पूरा बेस क्लियर करने के लिए इतनी डिटेल से आपको करवाता हूँ। ये वाली वीडियो डिटेल में थी, बाकी वीडियो मैं 20-25 मिनट की बनाया करूँगा। इतनी बड़ी वीडियो देखनी भी मुश्किल हो जाती है बच्चों को। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर देखोगे, देख के शेयर करना इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो आपको कैसी लगी, कैसे समझ में आया, सब कुछ मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।